हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। ठीक है, तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज क्लास 8 का। ठीक है, चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। लास्ट वीडियो में मैंने ये चैप्टर कवर किया है थोड़ा सा, इसका फर्स्ट पार्ट जा चुका है चैप्टर का। चैनल पर आप लोग सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आपको। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो यह है कि 10.4 रोल ऑफ द हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। ठीक है, तो उसमें मैंने हार्मोन्स के बारे में समझाया था। अब जो आएगा रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में हार्मोन्स का क्या रोल है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। ओके, तो मैंने बताया था कि दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड से केमिकल रिलीज होता है, ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हार्मोन्स रिलीज होते हैं और एक्सोक्राइन से केमिकल रिलीज होता है। तो जब ये केमिकल रिलीज होते हैं तो ये डक्ट के थ्रू बॉडी के पार्ट्स में मिल जाते हैं। ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में किसी डक्ट की जरूरत नहीं होती, इसमें डायरेक्ट ये जो ब्लड स्ट्रीम में जाकर हार्मोन्स घुल जाते हैं, इसलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, माइंड में पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, बताया था मैंने। तो माइंड में जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है तो वहाँ से जो हार्मोन्स निकलते हैं, तो मतलब वो ऑर्डर देते हैं बॉडी को कि अपने जाओ भाई, अपने टारगेट साइट पर जाओ और काम करो। ठीक है, तो जिस उनका जो टारगेट साइट होता है, जिसको उन्होंने जो हार्मोन्स पहुंचाना होता है, वो वहाँ से वो हार्मोन्स पहुंचाती हैं। द टारगेट साइट रेस्पॉन्स टू द हार्मोन्स। ठीक है, टारगेट साइट जो होती है वही हार्मोन्स के लिए जिम्मेदार होती है। देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत सारी, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। मैंने बताया था, क्योंकि इसमें किसी भी डक्ट की जरूरत नहीं होती, ये सीधे ब्लड स्ट्रीम में जाके हार्मोन्स घोल देती हैं। इनमें डायरेक्टली क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन्स घुलता है और वहीं से वो अपना काम करता है। ठीक है, तो उसमें किसी डक्ट की जरूरत नहीं होती, इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है। अगर आ जाए कि कौन सी ग्लैंड होती हैं तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, द टेस्टिस एंड ओवरी सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स। अब जो क्या होता है, टेस्टिस जो होता है मैन में और वुमेन में ओवरीज, ये जो है सेक्स हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट दीज हार्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और आप लोग जानते हो कि ये जो हार्मोन्स हैं दोनों, टेस्टिस और ओवरीज से जो सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं, ये दोनों ही मेल और फीमेल के लिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। फर्दर, द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, द पिट्यूटरी सीक्रेट्स मैनी हार्मोन्स, वन ऑफ विच मेक्स ओवा मैच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस। ठीक है, पिट्यूटरी से ग्लैंड से क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, लेकिन इसमें जो दो मेन है, एक तो ये होता है कि ओवा, जो ओवा होता है, एग जो होता है मैच्योर करती है, वो उसके लिए हार्मोन्स देती है इन द ओवरीज एंड स्पर्म। और टेस्टिस से जो स्पर्म निकलता है उसी के लिए वो हार्मोन्स स्रावित करती है, यानी हार्मोन्स को सीक्रेशन करती है। हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी स्टिमुलेट्स टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल कर आया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं, मतलब सीक्रेशन होता है उनका, तो ओवरीज से क्या होता है, स्टिमुलेट्स टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टिस से निकलेगा टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स में, और ओवरीज से एस्ट्रोजन। दो तरीके के हार्मोन्स होते हैं। अगर आए कि ओवरीज से किस तरीके का सीक्रेशन होता है, तो एस्ट्रोजन नेम का होता है फीमेल में, और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये टेस्टोस्टेरोन मेल में है और एस्ट्रोजन होता है फीमेल में। ओके, अब आता है रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, इससे क्या होता है, जब ये हार्मोन्स निकलते हैं दोनों, तो ये सीधे डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में घुल जाते हैं और ये बॉडी के प्रत्येक पार्ट्स में पहुंच जाते हैं, जो टारगेट साइड होता है उनका, वहाँ पर ये पहुंचते हैं। स्टिमुलेट्स चेंजेस इन द बॉडी ऑफ एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। और जब प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि प्यूबर्टी का जो ऑनसेट होता है उसमें ये बॉडी में चेंजेस लाते हैं। ठीक है, स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी। ओके, अब यह आता है कि पहेली एंड बूझो हैव नाउ अंडरस्टूड दैट प्यूबर्टी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव पीरियड व्हेन वन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। पहेली एंड बूझो अब अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि प्यूबर्टी जो है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव जो पीरियड होता है हमारा, यानी कि प्रजनन करने का जो पीरियड है, जनन करने का जो पीरियड है, उसका एक मतलब उसी का एक निशान है, उसी का एक साइन है, व्हेन वन बिकम्स कैपेबल, जिसमें कि एक व्यक्ति जो है सेक्स करने के लिए कैपेबल होता है, रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल होता है। बट दे वांट टू नो इफ रिप्रोडक्टिव लाइफ वंस बिगन कंटिन्यूस और इट एंड सम टाइम। ठीक है, लेकिन वो ये जानना चाहती थी, अब उसको समझ में तो आ चुका था कि प्यूबर्टी जो एक ऐसा साइन है जिसमें कि
जो है मनुष्य जो होता है वो सेक्स करने के लिए कैपेबल है, रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल है, लेकिन वो ये भी जानना चाहती थी कि रिप्रोडक्टिव जो लाइफ होती है हमारी, तो उसका कुछ टाइम लिमिट है, ये लिमिटेड है, या वो कंटिन्यूसली ऐसे ही चलता रहता है। ओके, अब इसमें रिप्रोडक्टिव फेस ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव फेस की बात आएगी 10.5 पर। उसको जानना चाहती थी कि ये अनलिमिटेड है या इसकी कितनी टाइम लिमिट है, कब तक इंसान रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, तो एडोलसेंट्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीज बिगिन टू रिप्रोड्यूस गैमेट्स। ठीक है, एडोलसेंट्स कब तक कैपेबल होते हैं, जब तक कि उनके टेस्टिस और ओवरीज जो है वो गैमेट्स को प्रोड्यूस करते रहते हैं। जैसे कि मेल में स्पर्म प्रोड्यूस होगा और उसमें ओवा, ठीक है, उसमें एग बनता रहे। The capacity for the maturation and production of gametes lasts for a much longer time in males than in females. अब जो कैपेसिटी होती है वो मेंस में ज़्यादा होती है। ठीक है, मेंस जो है ज़्यादा समय तक रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, बल्कि जो फीमेल्स होती हैं वो उतने समय तक नहीं कर सकती हैं रिप्रोडक्शन। इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट प्यूबर्टी 10 to 12 years of age and generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years. फीमेल्स में क्या होता है, जनरली जो ये एज है जो सेक्स की जो या रिप्रोडक्शन की जो एज शुरू होती है वो होती है प्यूबर्टी के दौरान 10 से 12 साल की एज के बाद, एंड जनरली लास्ट और 45 से 50 ईयर्स तक अप्रॉक्सीमेटली चलती है। तो अप्रॉक्सीमेटली जरूर लगाएंगे कि 45 to 50 ईयर्स, किसी में 46 हो जाएगा, किसी में 47 होगा, या किसी में फिर 51 52 भी हो सकता है, 2-3 साल ऊपर या फिर 2-3 साल नीचे। ओके, द ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, फीमेल में क्या होता है, जो ओवा होता है, जो एग बनता है, वो ऑनसेट जब प्यूबर्टी का होता है तो उसमें मैच्योर होता है। वन ओवम मैच्योर्स एंड इज रिलीज बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। मैंने बताया था आपको पीछे भी अभी कि 2 ओवरीज होती हैं। ठीक है, तो एक ओवरी में एक मंथ में एक ही एग बनता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता दोनों में एक साथ बनेगा। तो एक बार क्या होगा, एक मंथ में राइट साइड बनेगा और नेक्स्ट मंथ में लेफ्ट साइड बनेगा, फिर राइट फिर लेफ्ट, ऐसे होता है। तो ये जो साइकिल है पूरा ये 28 to 30 डेज का होता है। जो जैसे कि ओवरी में एक एग बना, मान लीजिए जैसे हमारी ओवरी है ये, इसमें एक एग बना। ठीक है, तो 30 डेज तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटेरस बिकम्स थिक सो एज टू रिसीव द एग। ठीक है, रिसीव द एग, सॉरी, तो द वॉल ऑफ द यूटेरस, तो जब उसमें वो एग बना तो जो यूटेरस की जो वॉल होती है वो थिक होकर मोटी होती रहती है, मोटी होती रहती है, जिससे वो मोटी हो जाती है, क्योंकि वो अपने अंदर एग को रिसीव करती है। एग जो होता है उसमें, या उसको एम्ब्रियो बोल लेंगे, वो उसके अंदर बिल्कुल यूट्रस की वॉल में बिल्कुल धंस जाता है। इन केस इट इज़ फर्टिलाइज एंड बिगिंस टू डेवलप। अगर इस केस में क्या होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है, मैंने बताया था कि अगर मैन का स्पर्म आया और वो इसके फीमेल के एग से मतलब मीट हुआ, दोनों का आपस में मीट हुआ, कनेक्शन हुआ, तो वो डेवलप हो जाएगा, उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है ना, तो वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी, तो ये जो रिजल्ट है ये प्रेगनेंसी का रिजल्ट है, तो तभी इसको कहते हैं कि प्रेगनेंसी हुई है। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑक्यूर, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है, कोई स्पर्म्स को नहीं मिला, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो द रिलीज्ड एग, तो जो एग होगा वो रिलीज होना शुरू होगा। एंड द थिकन लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलॉन्ग विद इट्स ब्लड्स और वेसल्स आर शेड ऑफ। ठीक है, और जो यूट्रस की जो वॉल थिक हुई थी, वो जो मैं समझा रही हूँ आपको, जो यूट्रस की जो वॉल थिक हुई थी, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो एग रिलीज होना शुरू होगा, धीरे धीरे शेड ऑफ हो जाएगा वो, और जब वो शेड ऑफ होगा तो यूट्रस की जो वॉल थिक हुई थी उसका भी शेड ऑफ होने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, तो इसकी वजह से ही वुमेन्स में ब्लीडिंग होती है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। ओके, फिर समझ लीजिए, जब एग आएगा उसमें, ठीक है, एग होगा तो ओवरी में एग बना, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो वो प्रेगनेंसी बन जाएगी, उसमें वो डेवलप होना शुरू कर देगा। ठीक है, तो कोई मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चलेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, किसी केस में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो वो जो एग था वो जो उसकी वॉल से धंसा हुआ था, बिल्कुल वॉल, हर महीने वॉल मोटी होती है यूट्रस की, तो एग डिस्चार्ज होना शुरू होगा। जब वो एग डिस्चार्ज होगा तो उसमें साथ साथ ब्लीडिंग होगी। ठीक है, ब्लीडिंग होगी, एग रिलीज जो हो रहा है वो होगा, और यूट्रस की जो वॉल है जो धंसी हुई होती है, मोटी सी होती है, वो धीरे धीरे करके वो भी रिलीज होना शुरू होती है। यानी कि ब्लीडिंग में 3 तरीके की चीज़ें निकलती हैं। ओके, तो ये सारा एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। इसका जो साइकिल होता है वो 28 to 30 डेज का होता है। मेंस्ट्रुएशन ऑक्योर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। ओके, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज टर्न मेनाज। तो जो किसी गर्ल में जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होगा, ठीक है, सबसे पहले जो शुरुआत होगी, तो जो टाइम होता है, जो प्यूबर्टी का जो टाइम होता है, जब वो शुरू होता है, उसको हम मेनार्क कहते हैं। ठीक है, एट द 45 to 50 ईयर्स ऑफ द एज, और जब ये ख़त्म होता है 45 से 50 ईयर्स के बीच में,
ये समाप्त होता है तो द मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप्स, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाता है। तो स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज टर्म्ड मेनोपॉज, ठीक है। जब शुरू हो रहा है मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो मेनार्क है वो, और जब वो खत्म हो रहा है तो उसको हम मीनोपॉज बोलते हैं। इनिशियली मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बी रेगुलर, शुरू में जब ये होता है, जैसे फर्स्ट टाइम मैंने बताया मिनार्क शुरू होता है, मिनार्च होता है, तो ये क्या होता है, तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है रेगुलर हो सकता है। ऐसे ही मीनोपॉज के टाइम पर ये इरेगुलर हो सकता है। इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर, ठीक है। तो ये कुछ समय बाद ये रेगुलर हो जाता है। ओके, मीनोपॉज में नहीं होगा ऐसा, वो तो उसमें तो समाप्त हो जाता है, लेकिन अगर मीनार्क है तो इरेगुलर हो रहा है तो कुछ समय बाद वो रेगुलर हो जाता है। पहली सेज दैट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ वुमन लास्ट फ्रॉम मीनार्क टू मीनोपॉज, इज शी राइट। पहली ने कहा कि इसका मतलब जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है एक वुमन में, तो वो जो होती है वो मीनार्क से मीनोपॉज के बीच का जो सफ़र है उसमें ही होती है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है, ये बड़ा वाला यस है इसके लिए, ठीक है, कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है एक औरत की, वो मीनार्क से लेके मीनोपॉज तक के बीच की लाइफ होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कंट्रोल बाय द हार्मोन्स। अब ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है ये हार्मोन्स की द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। द साइकिल इंक्लूड्स द मैचुरेशन ऑफ द एग। इस साइकिल में क्या होता है, अंडे का मैचुरेशन होता है, जो एग बनता है उसका मैचुरेशन होता है, इट्स रिलीज, ये रिलीज होता है, एंड थिकिंग ऑफ द यूट्रिन वॉल एंड इट्स ब्रेक डाउन, और ये यूट्रिन वॉल पर जम जाता है, और यूट्रिन वॉल जो है उसकी मजबूत हो जाती है, मोटी जाती है, और फिर बाद में इसका ब्रेक डाउन हो जाता है ना। इफ प्रेगनेंसी डज नॉट ऑक्योर, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो इन केस द एग इज फर्टिलाइज्ड इट बिगिंस टू डिवाइड एंड देन गेट्स एम्बेडेड इन द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 9। और अगर प्रेगनेंसी हुई है तो जो ये एग है उसकी यूट्रस की वॉल में धंस जाता है, अंदर धंस जाता है, और वो ये वहीं से न्यूट्रिशन लेने लगता है, ठीक है, और फिर ये डेवलप होना शुरू कर देता है। लास्ट में जब डेवलप होकर ये जाइगोट बनता है, ठीक है, फिर डेवलप होकर ये, इसको हम एम्ब्रियो बोल सकते हैं। फिर बाद में इसमें जो ऑर्गन्स बनने लगते हैं, ये मैंने आपको चैप्टर 9 में समझाया था, ठीक है, अच्छे तरीके से चैप्टर 9 देखना, उसमें सब समझाया था। फिर इसके बाद ये बेबी का जन्म होता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड, ठीक है। अब जो है कि किसी बेबी का जो सेक्स है वो कैसे डिटरमाइन कर सकता है कि हाँ भाई ये बॉय है या फिर गर्ल है, इसको कैसे डिसाइड कर सकते हैं हम। तो आई हेयर्ड माई मदर एंड माई आंट टॉकिंग अबाउट माई कजिन हु इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी। आई हेयर्ड माई मदर, मैंने अपनी माँ से और अपनी आंटी से सुना था, जो कि टॉकिंग अबाउट माई, जो कि मेरी कज़न के बारे में बात कर रही थी, हु इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी, जो कि एक बेबी हुआ था। दे वर डिस्कसिंग वेदर शी वुड गिव बर्थ टू अ बॉय ऑफ और अ गर्ल। शी वुड गिव बर्थ, वो डिस्कशिंग आपस में कर रहे थे कि वो क्या एक लड़के को जन्म देंगी या फिर एक लड़की को। आई वंडर वॉट मेक्स द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप आइदर इनटू अ बॉय और अ गर्ल। मैं ये सोचकर आश्चर्यचकित हूँ, मतलब या मुझे ये सोचकर आश्चर्य हो रहा है कि ये कैसे डिसाइड हो सकता है एक एग के बारे में, ये कैसे डिसाइड हो सकता है कि हाँ भी वो बच्चा, वो जो एग है डेवलप होकर बॉय बनेगा या फिर गर्ल बनेगा, ठीक है। तो बॉय या फिर गर्ल ये टॉपिक आता है। अब तो कैसे पता चलता है कि बॉय होगा या गर्ल, लड़की। इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी, ठीक है। जो ये फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, या फिर इसको जाइगोट बोल सकते हो, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि बेबी का सेक्स देखकर पता चल सकता है कि वो लड़का है या फिर लड़की। दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स इन द फर्टिलाइज्ड एग। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है कि एग के अंदर, मैंने बताया था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बारीक बारीक, जिनको क्रोमोसोम्स बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है इनको? क्रोमोसोम्स बोला जाता है। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ कि जो जेंट्स होता है मेल, उसके अंदर दो तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। ऐसी जो हमारी फीमेल है उसमें एक्स एक्स होते हैं, दो दो कैरेक्टर, ठीक है। तो जब ये लोग आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, तो जब ये फर्टिलाइजेशन करते हैं तो अगर लड़के का, मेल का एक्स फीमेल के एक्स के साथ मिला, ठीक है, तो क्या बना? एक्स एक्स बना, यानी कि लड़की बनी, ठीक है, लड़की बनी। लेकिन अगर इसका जो वाई क्रोमोसोम्स एक्स के साथ मिला, क्योंकि उसमें तो फीमेल में तो दोनों एक्स एक्स हैं और उनके पास दो तरह के क्रोमोसोम्स हैं, फादर के पास एक्स और वाई, तो ये बना वाई एक्स, यानी कि लड़का। ओके, यानी कि लड़का। ओके, तो इससे पता चलता है कि लड़की या फिर लड़का। तो इसीलिए कहा जाता है कि मदर जिम्मेदार नहीं होती कभी भी, लड़की या लड़का में हमेशा फादर ही जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो इसको इस तरीके समझ लेंगे। रिकॉल फ्रॉम द चैप्टर 8, आप चैप्टर 8 को याद कीजिए। दैट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल, जिसमें कि एवरी सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे। ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ देयर सेल्स, और हर
ह्यूमन बींग्स के न्यूक्लियस में, सेल्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये क्वेश्चन भी आता है कितने पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, तो 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स के होते हैं। 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम्स, जिसमें से कि 2 क्रोमोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, नेम्ड एक्स एंड वाई। अ फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। मेल में एक्स और वाई 2 तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल में एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। वाइल अ मेल हैज 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम, बताया मैंने अभी। द गेमिट्स have only one set of chromosomes. The unfertilized egg always has 1 X chromosomes. बट आप समझ लेना, मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको। अगर आप इसका पिक्चर अच्छे से माइंड में याद कर लोगे तो ये आपको पैराग्राफ ही समझ में आ जाएगा पूरा। स्पर्म्स आर ऑफ 2 kinds, ओके। वन काइंड हैज एन एक्स क्रोमोसोम एंड द अदर काइंड हैज अ वाई क्रोमोसोम, ओके। तो ये आप लोग पूरा देख लेंगे, पिक्चर के थ्रू मैं समझा दे रही हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि ये एक्स है हमारा, ठीक है, ये स्पर्म है, ये 2 तरीके के स्पर्म है, वाई और एक्स, यानी कि उसमें 2 तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और वाई। ऐसी ये एग है फीमेल के, तो इसमें एक्स होते हैं खाली, ठीक है। तो जब वाई वाला क्रोमोसोम एक्स से मिलेगा तो एक्स वाई बॉय बन जाएगा, और जब ये एक्स वाला क्रोमोसोम्स एक्स से ही मिलेगा तो ये गर्ल बनेगा, मीट होगा, यानी इनका फर्टिलाइजेशन होगा। तो अगर आप इस पैराग्राफ को अच्छे से लर्न कर लेंगे, सॉरी इस पिक्चर को अच्छे से लर्न कर लेंगे, तो आपको पूरा पैराग्राफ ही समझ में आ जाएगा, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सारा। तो इसको आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। नाउ यू नो दैट द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न बेबी। इसीलिए कहा जाता है कि सेक्स क्रोमोसोम्स में फादर ही जो है अनबॉर्न बेबी के लिए जिम्मेदार होता है कि बेटा होगा या फिर बेटी। इसके लिए माँ को जिम्मेदार ठहराना गलत है। द बिलीफ दैट द मदर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज कम्प्लीटली रॉन्ग एंड टू ब्लेम हर ऑफ दिस टोटली अनजस्टिफाइड, ठीक है। ये कहा है मैंने भी कि टोटली अनजस्टिफाइड है, क्योंकि फीमेल में तो एक ही तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स, लेकिन बॉय में होते हैं, मेल में होते हैं एक्स और वाई। तो उसी से निर्धारित होता है कि लड़का होगा या फिर लड़की, ओके। अब इतना सब तो आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। अब आता है 10.7 हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। तो सेक्स हार्मोन्स के अलावा भी और भी हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। अब उनके बारे में बताया जाएगा। लुक एट द फिगर 10.3 अगेन। 10.3 जो फिगर है उसको आगे दोबारा देखिए। द हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी स्टिमुलेट्स टेस्टिस एंड ओवरीज टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन्स, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड है, उससे जो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, ठीक है, ओवरीज और टेस्टिस को जाते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज अटैच टू द ब्रेन। आप ऑलरेडी जानते हो कि पिट्यूटरी ग्लैंड ही एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, जो कि ब्रेन से अटैच्ड होती है। ये रही ब्रेन में, ठीक है, ये ब्रेन से अटैच्ड होती है। अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी, द टेस्टिस एंड द ओवरीज, देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी सच एज थायराइड, पेनक्रियाज एंड द एड्रिनल्स, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अलावा, टेस्टिस और ओवरीज के अलावा, ठीक है, बॉडी में और भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे कि थायराइड, पेनक्रियाज एंड एड्रिनल्स, ओके। थायराइड गले में होती है ये, ठीक है, ये एड्रिनल ग्लैंड्स है, ये पेनक्रियाज है। पोजीशन ऑफ द ओवरी इन द फीमेल, ये ओवरी है, ठीक है, और ये यहाँ पर टेस्टिस, ओके। अब बूझो एंड पहेली हैड वंस विजिटेड देयर आंट हु वाज अ डॉक्टर एंड रिमेंबर्ड दैट अ बॉय नेम्ड काका हैड अ वेरी बिग एंड बल्गिंग थ्रोट, ठीक है। बूझो एंड पहेली एक बार अपने अंकल की आंटी के यहाँ गए, हु वाज अ डॉक्टर, जो कि एक डॉक्टर थे, एंड रिमेंबर दैट अ बॉय, उनको एक याद था एक लड़का जिसका नाम काका था, हैड अ वेरी बिग एंड बल्गिंग, जिसका कि बहुत ही बड़ा और बल्गिंग थ्रोट था, बड़ा सा निकला हुआ थ्रोट था, यानी गला। देयर आंट हैड टोल्ड देम दैट काका वाज सफरिंग फ्रॉम इग्वाइटर अ डिसीज ऑफ द थायराइड ग्लैंड। वो उन्होंने उसको बताया था, उसकी आंटी ने, कि काका जो है एक तरीके का जो डिसीज़ है उसके पास, ग्वाइटर, जिससे वो सफ़र कर रहा है, ठीक है, जो कि थायराइड ग्लैंड से होता है। काका इस थायराइड ग्लैंड वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन्स थायरोक्सिन। काका की जो थायराइड ग्लैंड थी वो थायरोक्सिन हार्मोन जो प्रोड्यूस करती है वो नहीं प्रोड्यूस कर रही थी, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन, ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें यहाँ पर बन गया कि कौन सा हार्मोन जो होता है थायराइड ग्लैंड से निकलता है? थायरोक्सिन। और इससे कौन सा डिसीज होता है? इग्वाइटर, ठीक है। ये रहा, इसमें 2 क्वेश्चन बने, ओके। इस पूरे पैराग्राफ में ही क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन, 2-2 लाइन के बाद मिले हुए हैं आपको, छोटे छोटे क्वेश्चन, सर्च करने की जरूरत भी नहीं है। देयर आंट ऑल्सो टोल्ड देम दैट देयर अंकल वॉज सफरिंग फ्रॉम द diabetes because his pancreas was not producing the hormone insulin in sufficient quantities। उनकी आंटी ने उनको बताया कि तुम्हारे अंकल जो हैं वो सफरिंग, वो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उनको डायबिटीज़ है क्योंकि उनकी जो पेनक्रियास थी, ठीक है, कौन सी ग्लैंड थी? पेनक्रियास, ठीक है, पेनक्रियास ग्लैंड थी, तो उनको डायबिटीज़ हुआ। और डायबिटीज़ क्यों हुआ? क्योंकि उनके जो उनसे जो था वो हार्मोन्स में इंसुलिन नाम का जो हार्मोन्स था वो सफिशिएंट क्वांटिटीज़ में नहीं बन रहा था। उनके जो पेनक्रियास थी वो सफिशिएंट क्वांटिटीज़ में इंसुलिन नहीं बना रही थी, इसलिए उनको डायबिटीज़ हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर बना।
पेनक्रियास से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, इंसुलिन, ओके। और कौन सा रोग हो जाता है अगर नहीं निकले तो, डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। बूझो एंड पहेली देन आस्क देयर आंट अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड्स व्हिच आर आल्सो शोन इन द चार्ट हंग ऑन द वॉल ऑफ अर क्लिनिक। बूझो एंड पहेली ने एक और दूसरी ग्लैंड थी एड्रिनल ग्लैंड्स, उसके बारे में पूछा जो कि वहाँ पर क्लिनिक में उनके चार्ट टंग रहा था, उसमें उनको दिखाई दे रहा था। द आंट टोल्ड देम दैट एड्रिनल ग्लैंड्स सीक्रेट हार्मोन्स व्हिच मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड। एड्रिनल ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स हैं जो कि शरीर में, हमारे ब्लड में जो सॉल्ट का बैलेंस है उसको निर्धारित करती है, उस हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। एड्रिनल ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन्स एड्रिनलिन। अब ये क्वेश्चन आया कि एड्रिनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, एड्रिनलिन, ओके, जो कि हमारे ब्लड में सॉल्ट का बैलेंस बनाए रखती है। कौन सा हार्मोन्स होता है, एड्रिनलिन। इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज वेरी एंग्री, एम्बेरेस्ड और वरीड, ठीक है। ये हमारी बॉडी को स्ट्रेस से दूर रखती है। इट हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट द स्ट्रेस व्हेन, जब हम कभी बहुत ज़्यादा एंग्री होते हैं तो हमारे बॉडी को स्ट्रेस ना लगे, या फिर हम कभी कभी बहुत ज़्यादा एम्बेरेस्ड होते हैं या फिर वरीड होते हैं, तो ये जो हार्मोन्स होता है यही हमारी बॉडी में को स्ट्रेस फ्री रखने में हेल्प करता है, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है एड्रिनलिन, ओके। थायराइड एंड एड्रिनल्स सीक्रेट्स देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू हिज हार्मोन्स, ठीक है। थायराइड और एड्रिनल्स जो ग्लैंड्स होती हैं, वो थायराइड और एड्रिनल्स जो ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन्स अपने तब सीक्रेट्स करती हैं जब पिट्यूटरी ग्लैंड से उनको ऑर्डर मिलता है, ठीक है। मास्टर ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो माइंड में ब्रेन से अटैच होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है कि वहाँ से ऑर्डर मिलता है कि अपने टारगेट साइट को जाओ और अपना काम करो, ठीक है। तो थायराइड को, थायराइड जैसे थायराइड ग्लैंड होगी तो उसको ऑर्डर देगी तो वो थायरॉक्सिन प्रभावित करता है। एड्रिनल को जाएगा तो वो एड्रिनल हार्मोन्स रिलीज करेगा। तो इस तरीके से सब ये रिलीज करते हैं। पिट्यूटरी ऑल्सो सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन विच इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द पर्सन। पिट्यूटरी से एक ग्रोथ हार्मोन्स भी निकलता है, सीक्रेट्स होता है, जो कि एक पर्सन की नेचुरल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन भी निकलता है जो कि एक पर्सन की नेचुरल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, ओके। आर देयर हार्मोन्स इन अदर एनिमल्स ऑल्सो, क्या ये सब हार्मोन्स जो होते हैं एनिमल्स में भी होते हैं? जैसे कि अभी तक तो हमने पढ़ा ये ह्यूमंस का पढ़ा, तो क्या ये एनिमल्स में भी होता है ऐसा? हैव दे वन रोल टू प्ले इन रिप्रोडक्शन, क्या उनका भी कोई रिप्रोडक्शन में रोल है उन हार्मोन्स का? अब हम बात करेंगे इंसेक्ट्स की, ठीक है। रोल ऑफ द हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉक्स, ठीक है। इंसेक्ट्स और फ्रॉक्स की जो लाइफ हिस्ट्री है फ्रॉक्स की, उनमें जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं क्या उनका कोई रोल है? यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ एंड द फ्रॉक। आप ऑलरेडी सिल्क मॉथ और फ्रॉक की लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हो। द कैटरपिलर हैज़ टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम एन एडल्ट मॉथ, ठीक है। क्या होता है, कैटरपिलर जो होता है लार्वा, ठीक है। तो लार्वा जो है जब तक एडल्ट बनेगा, फ्रॉक जो बनेगा तो बहुत सारी स्टेजेस से गुजरता है वो, ठीक है, गुजरता है। रिकॉल फ्रॉम द क्लास 7 द स्टेजेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। सिमिलरली द टेडपोल पासेस थ्रू सर्टेन स्टेजेस टू बिकम अ फ्रॉग। उसी तरीके से वो तो कैटरपिलर का था, लार्वा से जब सिल्क मॉथ बनता है तो उसे बहुत सारी स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे ही क्या है, फ्रॉग का है। फ्रॉग का जो लार्वा होता है, छोटा जो टेडपोल होता है, वो जब एडल्ट फ्रॉग बनेगा तो वो बहुत सारी स्टेज से होकर गुजरता है, ठीक है। तो ये पूरा एक लाइफ साइकिल होता है। दिस चेंजेस फ्रॉम द लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। अब ये जो चेंज आता है लार्वा से जो वो एडल्ट बन रहा है, तो उसमें जो स्टेज निकली उसको हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ठीक है। लार्वा से एडल्ट बनने तक की जो सफ़र होता है एक फ्रॉग का, उसको मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। मेटामॉर्फोसिस इन एन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स। और मेटामॉर्फोसिस को जो कंट्रोल कौन करता है, एक इंसेक्ट हार्मोन्स होता है जो कंट्रोल करता है। इन अ फ्रॉग इट इज़ कंट्रोल बाय द थायरॉक्सिन। फ्रॉग में ये थायरॉक्सिन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। द हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड, जो कि थायराइड ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड्स होती है फ्रॉग में, उसके द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। और जो उसे लार्वा को एडल्ट फ्रॉग बनाने में हेल्प करता है। थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन वाटर। और थायरॉक्सिन कब प्रेजेंट होगा, कब उसका सीक्रेशन होगा, जब वाटर में आयोडीन होगा। If the water in which the tadpoles are growing does not contain sufficient iodine, the tadpoles cannot become adults. अगर वाटर में sufficient quantity में आयोडीन नहीं है, ठीक है, पानी में अगर sufficient quantity में आयोडीन नहीं है तो जो फ्रॉग है वो टेडपोल से एडल्ट फ्रॉग नहीं बन पाएंगे, ठीक है। इफ़ पीपल डू नॉट हैव इनफ आयोडीन इन देयर डाइट, और ऐसे ही लोगों के साथ है, अगर लोग अपने खाने में, ठीक है, इनफ आयोडीन नहीं लेंगे अपनी डाइट में, विल दे गेट ग्वाइटर कॉस्ट बाय लेक ऑफ थायरोक्सिन, क्या उनको भी ग्वाइटर डिसीज हो जाएगा थायरॉक्सिन की कमी से? तो यस, ऐसा होता है कि अगर प्रॉपर मात्रा में आयोडीन ना मिले तो थायरॉक्सिन की कमी से ग्वाइटर रोग हो जाएगा, ओके।
Collect the information from magazines or from doctors and prepare a note on the importance of consuming iodized salt. You can also look for this information on the internet. ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैगजीन से या न्यूज़पेपर से फिर डॉक्टरों की सहायता से आपको एक ऐसा चार्ट बनाना है, एक नोट तैयार करना है जिसमें कि आपको आयोडीन युक्त नमक के बारे में, कंज्यूमिंग करने के बारे में आप उसमें बता सको. यू कैन ऑल्सो लुक फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, और आप ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से भी निकाल सकते हो. ओके, अब आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में. द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल हेल्थ. ठीक है, हमारी इंडिविजुअल हेल्थ के लिए फिजिकल और मेंटली हेल्थी होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपको क्या कहते हैं, आपका पूरा शरीर स्वस्थ है और अगर आप डिप्रेशन में हो तो आप हेल्दी नहीं हो जाओगे, क्योंकि आप मेंटली बीमार हो. और मान लीजिए आप माइंड से बिल्कुल स्वस्थ हो, या फिर आपका हाथ पैर में कहीं कोई रोग है, या फिर आपका पैर टूटा हुआ है या आपका हाथ टूटा हुआ है, तो आप हेल्दी नहीं कहे जाओगे, क्योंकि आप फिजिकली रूप से बीमार हो. आपको अच्छे से हेल्दी होने के लिए फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है. टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड्स टू हैव अ बैलेंस डाइट. और अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत है. द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एजुकेट फिजिकल एक्सरसाइज. ठीक है, अपनी बॉडी को अच्छे से हेल्दी बनाने के लिए हमें पर्सनल हाइजीन की बहुत ज़रूरत है, और हमें समय समय पर फिजिकल एक्सरसाइज को करते रहना चाहिए, उसे लेना चाहिए, तभी हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी. ड्यूरिंग एडोलसेंस हाउएवर दीज बिकम एवन मोर एडिशनल एज द बॉडी इज ग्रोइंग. एडोलसेंस के दौरान ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहे. ठीक है, जब हमारी बढ़ती उम्र होती है या हम ग्रोइंग पीरियड में होते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम बैलेंस डाइट लें, न्यूट्रिशन युक्त भोजन करें, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे. ओके, न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलसेंट. अब ये आता है कि एडोलसेंट के टाइम पर हमें न्यूट्रिशनल नीड्स की क्यों ज़रूरत होती है, क्यों हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, क्यों हमें न्यूट्रिशन युक्त भोजन खाना चाहिए. एडोलसेंट इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एडोलसेंस एक ऐसी स्टेज है जिसमें कि हमारे शरीर की रैपिड ग्रोथ होती है या फिर डेवलपमेंट होता है. हेंस द डाइट फॉर एन एडोलसेंट हैज़ टू बी केयरफुली प्लान. ठीक है, हमें जो डाइट लेनी चाहिए वो केयरफुली प्लान करी होनी चाहिए. यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट अ बैलेंस डाइट. आप ऑलरेडी जानते हो कि बैलेंस डाइट क्या होती है. रिकॉल दैट अ बैलेंस डाइट मीन्स दैट द मील्स इंक्लूड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड विटामिन इन रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज. ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि बैलेंस डाइट में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स सब भरपूर मात्रा में हों. आर इंडियन मील्स ऑफ रोटी, राइस, दाल एंड वेजिटेबल्स इज़ अ बैलेंस्ड मील. हमारा जो इंडियन मील होता है, रोटी, दाल, चावल, ठीक है, सब्जी, ये सब जो होती हैं क्या होती हैं, ये बैलेंस्ड मील है. मिल्क इज़ अ बैलेंस फूड इन इटसेल्फ. और मिल्क जो होता है वो अपने आप ही प्रॉपर मात्रा में बैलेंस डाइट में काम में आता है, कि उसमें सब चीज़ें भर भर के होती हैं. फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट. फ्रूट से भी बहुत ज़्यादा हमें नरिशमेंट मिलता है. फॉर इन्फेंट्स मदर्स मिल्क प्रोवाइड्स ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीड. बल्कि मदर्स का जो दूध है, ठीक है, कहते हैं बच्चे को जो जन्म के समय माँ का दूध जरूर पिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है, नरिशमेंट होता है, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है. आयरन बिल्ड्स ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एस लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी, मीट, साइट्रस, इंडियन गूसबेरी आर गुड फॉर एडोलसेंट. ठीक है, इस तरीके से हमें आयरन युक्त भोजन करना चाहिए. जैसे लीफी वेजिटेबल खा ली हमने, जैगरी, मीट, ठीक है, इंडियन गूसबेरी, आंवला ले लेंगे. एडोलसेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. खासकर फीमेल्स में जब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा होता है, तो जब हमारा लीकेज होता है, ब्लीडिंग हो रही होती है, तो हमें आयरन युक्त भोजन उस टाइम करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है. चेक आइटम्स फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील. अपने मील के लिए जो लंच और डिनर में जो आप भोजन करते हो उसको चेक कीजिए. इज़ द मील बैलेंस एंड न्यूट्रिश. क्या आपके जो मील है, भोजन है, वो बैलेंस्ड और न्यूट्रिश है. डस इट इंक्लूड सीरियल्स विच गिव एनर्जी एंड मिल्क, मीट, नट्स एंड पल्सेस विच प्रोवाइड प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ. क्या आपके खाने में जो है फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, मिल्क, मीट्स, नट्स, पल्सेस सब हैं जो बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं. ऑल्सो डज इट इंक्लूड फैट्स एंड शुगर एंड दैट गिव एनर्जी. क्या आपके खाने में जो है फैट्स और शुगर भी है जो कि एनर्जी देते हैं. विच वॉट अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर प्रोटेक्टिव फूड्स. और आपका उन वाले खानों के बारे में क्या ख्याल है जो कि प्रोटेक्टिव फूड्स कहलाते हैं. चिप्स एंड पैक्ड और टिंड स्नैक्स थ्रो वेरी टेस्टी. चिप्स और पैक्ड फूड जो होते हैं, जो टिन की स्नैक्स आती है, वो लगते तो बहुत टेस्टी हैं, जैसे कि चाट पकौड़ी खा ली हमने, खा लिया, लेकिन हमें अपने रेगुलर बेस पे उसका यूज़ नहीं करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि उनमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है. ठीक है, तो उसका हमें अपने आप को उसकी आदत नहीं लगानी चाहिए. ओके, अब आता है एक्टिविटी 10.4. ठीक है, तो मेक अ ग्रुप विद योर फ्रेंड्स, राइट डाउन द आइटम्स ऑफ फूड इन योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर.
यू हैड ऑन द प्रीवियस डे। ओके, आपको एक अपने फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाना है जिसमें कि आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की पूरी लिस्ट तैयार करनी है जो कि आपने प्रीवियस डे में ली थी। आइडेंटिफाई द आइटम्स रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर ग्रोथ, उनको आइडेंटिफाई करना है कि जो ये आपके जो फूड आइटम्स है आपकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं या नहीं। ऑल्सो आइडेंटिफाई द जंक फूड दैट यू कंज्यूम द प्रीवियस डे, और जो हमने जंक फूड लास्ट डे लिया था, प्रीवियस डे लिया था, उसको भी हमें आइडेंटिफाई करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 10.5, गेट आइडियाज फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन इन फिगर 10.6, प्रिपेयर चार्ट्स और पोस्टर्स एंड पेस्ट देम इन द क्लास सो दैट यू आर अवेयर ऑफ द डाइट फॉर एडोलसेंट। ठीक है, आपको एक क्लास के लिए आप एक चार्ट भी तैयार कर सकते हो या पोस्टर तैयार कर सकते हो जिसमें आपको बैलेंस डाइट की पिक्चर चिपकानी है, या फिर एडोलसेंट की एज में, स्टेज में जो जो हमें खाना खाना चाहिए, न्यूट्रिशन युक्त भोजन लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, उसके लिए आप पोस्टर चिपका सकते हो। यू मे यूज़ योर क्रिएटिव आइडियाज़ एंड प्रेजेंट इट लाइक एन एडवर्टाइजमेंट, इसको आप एक क्रिएटिव आइडियाज़ बनाकर इसको एडवर्टाइजमेंट की तरह भी प्रयुक्त कर सकते हो। यू मे इवन ऑर्गेनाइज अ कॉम्पिटिशन ऑन दिस टॉपिक, आप इस टॉपिक पर एक कॉम्पिटिशन भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ओके, तो सब वो ऐसी चीज़ें हैं, आप लोग देख लेना। ठीक है, अब आता है पर्सनल हाइजीन। ठीक है, पर्सनल हाइजीन क्या होता है? एवरीवन शुड हैव अ बाथ एट लीस्ट वंस एवरी डे, प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है, दिन में एक बार बाथ जरूर लेना चाहिए, नहाना चाहिए। इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स बिकॉज द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड समटाइम्स मेक्स द बॉडी स्मेली, ये टीनेजर्स के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनकी बॉडी में जो वो स्वेट ग्लैंड्स बन रही हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, ग्रोथ पीरियड में उनकी स्वेट ग्लैंड्स बढ़ रही हैं, तो उनकी जिससे कि उनकी बॉडी स्मेल हो जाती है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो दिन में एक बार बाथ जरूर लें। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन एवरी डे, बॉडी के प्रत्येक पार्ट को साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमें दिन ब दिन साफ़ करना चाहिए और हमें एवरी डे उसको क्लीन और वॉश करना चाहिए। ओके, इफ़ क्लीननेस इज़ नॉट मेंटेन देयर आर चेंजेस ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर आप क्या करोगे कि आपको क्लीननेस को मेंटेन नहीं करोगे क्लीननेस को, तो आपको शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीननेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन फ्लो, गर्ल्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, जब उनका मेंस्ट्रुएशन फ्लो हो रहा हो तो उन्हें स्पेशल हाइजीन की ज़रूरत होती है। दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, वो इससे अपना मेंस्ट्रुएशन साइकिल अच्छे से निभा सकती हैं, मतलब उसको अच्छे से उसको सफ़र कर सकती हैं। एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑनसेट, और जिससे कि वो ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकती हैं। फिर मतलब गर्ल्स के लिए तो ये और भी ज़्यादा जरूरी है कि उनको सैनिटरी पैड्स जो होते हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, या फिर उनको घर पे बने हुए सैनिटरी पैड्स का यूज़ करना चाहिए जो कि साफ़ सुथरे होते हैं। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज, वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी। ठीक है, फ्रेश एयर में, ठीक है, अपनी वॉकिंग और प्लेइंग करना चाहिए जिससे कि आपकी बॉडी फिट और हेल्दी रहे। ऑल यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स, सारे ही यंग बॉयज़ को और गर्ल्स को, ठीक है, वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए एंड प्ले, और बाहर जाकर आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए। आउटडोर गेम्स तो खैर बाहर ही खेले जाते हैं, ठीक है, तो आउटडोर गेम्स का यूज़ करना चाहिए। अब आता है मिथ्स, टैबूस, डू एंड डजंट। ठीक है, मिथ्स का मतलब होता है तथ्य, ठीक है, जो कहते नहीं अंधविश्वास की बातें, टैबूस बोलते हैं इनको, इन्हीं चीज़ों को अंधविश्वास की बातें, रिलीजियस जो तथ्य हैं उनके, तो हम क्या करें और क्या ना करें, टैबूस बोलते हैं उनको, रिलीजियस जो तथ्य हैं। यू हैव लर्न हेयर एंड फ्रॉम चैप्टर 9 द साइंटिफिक फैक्ट्स रिलेटेड इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आपने चैप्टर 9 में और इस चैप्टर में जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी से रिप्रोडक्शन के थ्रू, वो सब समझे, सब पढ़े। ठीक है, इतना सब पढ़ने के बाद में आपको पता चल चुका होगा कि कौन कौन से तथ्य सच्चे हैं और कौन कौन से झूठे हैं, कि दुनिया किसको बोलती है, कुछ अंधविश्वास हैं कुछ नहीं है, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जैसे कि फर्स्ट पर होता है कि अ गर्ल बिकम्स प्रेग्नेंट इफ़ शी लुक्स एट बॉयज़ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि अगर एक लड़की, ठीक है, अगर अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान किसी लड़के को देख ले तो वो प्रेग्नेंट है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये तथ्य बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ये तो तभी होगा ना जब मेल का स्पर्म, ठीक है, फीमेल के ओवा से मीट होगा, उनका आपस में कनेक्शन होगा, तभी वो प्रेग्नेंट होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। सेकंड पर आता है द मदर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, कि एक मदर ही अपने चाइल्ड के सेक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कि वो बॉय है गलत, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि फीमेल में तो दो तरह के क्रोमोसोम्स होते ही नहीं है, उसमें तो सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन मेल में होता है एक्स और वाई, तो इसीलिए फादर ही पूरी तरीके से जिम्मेदार है कि बॉय है या गर्ल, ये मैंने समझा है आपको चैप्टर में, आप समझ लीजिएगा। थर्ड पर आता है अ गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, कि एक लड़की को मेंस्ट्रुएशन के दौरान किचन में काम नहीं करने दिया जाना चाहिए, तो ये भी पूरी तरीके से गलत है। अरे भाई काम कौन करेगा, ठीक है,
तो वो बात सही है कि आराम करा जाए, लेकिन यह है कि काम से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये आपको साफ़ सुथरा रहना है, आपको अपने हाथ अच्छे तरीके से वॉश करने चाहिए, आपको सैनिटरी पैड्स अच्छे से चेंज कर लेने चाहिए समय समय पर, और वो सैनिटरी पैड्स जो है अच्छी कंपनी के होने चाहिए, या फिर घर के बने हुए अच्छे सैनिटरी पैड्स का यूज़ करना चाहिए। ओके, यू मे कम अक्रॉस मैनी अदर मिस एंड लेबूस, डिस्कार्ड देम। ठीक है, आपको सारे ही मिस और जो टैबूस हैं इनको डिस्कार्ड कर देना है अगर गलत है, और आपने इतना अच्छे से पढ़ लिया है, सब समझ में आपको आ चुका है। ओके, कलेक्ट डेटा ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर क्लास हु एक्सरसाइज रेगुलरली एंड डू नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली। आपको एक डेटा कलेक्ट करना है जो आपकी क्लास में बच्चे हैं जो कि डेली एक्सरसाइज करते हैं और जो डेली नहीं करते हैं। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन देयर फिटनेस एंड हेल्थ? क्या आपको उन दोनों की फिटनेस में या हेल्थ में कोई डिफरेंस नजर आता है? प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। आपको एक रेगुलर एक्सरसाइज की जो बेनिफिट्स हैं उस पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। ओके, से नो टू ड्रग्स। अब ड्रग्स को नो कहना है, वो कैसे कहना है? एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड माइंड विच इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप। ठीक है, एडोलसेंस एक ऐसी एज है जिसमें एक ऐसा पीरियड है जिसमें आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, जो कि एक नेचुरल पार्ट है। सो डू नॉट फील कन्फ्यूज और इनसिक्योर। इसलिए कभी भी कन्फ्यूज और इनसिक्योर नहीं फील करना चाहिए। इफ़ एनीबडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ इफ यू टेक सम ड्रग्स। अगर आपसे कोई कहता है कि आपको थोड़ा माइंड से रिलीफ मिलेगा अगर आप थोड़ा सा ड्रग्स ले लो, जस्ट से नो अनलेस प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर। ठीक है, तो उससे सिर्फ हमें ना कहना है। ठीक है, ड्रग्स आर एडिक्टिव, क्योंकि ड्रग्स जो है एडिक्टिव हो जाता है कि अगर हमने उसको एक बार ले लिया तो हमें उसको बार बार लेने का मन करेगा। इफ़ यू टेक दैम वंस यू फील लाइक टेकिंग दैम अगेन एंड अगेन। अगर आपने उसको एक बार ले लिया तो आपको लगेगा कि हम उसे दोबारा से दोबारा लें। दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन। वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। दे रूइन हेल्थ एंड हैप्पीनेस, जिससे कि वो आपकी हेल्थ और हैप्पीनेस जो है सारी ख़त्म हो जाएगी। यू मस्ट हैव हेयर्ड अबाउट एड्स विच इज़ कॉज्ड बाय अ डेंजरस वायरस। आपने शायद एड्स के बारे में सुना होगा, जो कि एक डेंजरस वायरस है, HIV, उसके द्वारा फैलता है। ठीक है, एड्स किसके द्वारा फैलता है? HIV के द्वारा। दिस वायरस कैन पास ऑन टू अ नॉर्मल पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग द सिरिंज यूज फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स। ठीक है, ये जो वायरस है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उससे अगर हम नॉर्मल व्यक्ति के शरीर में सिरिंज या वगैरह इंजेक्शन लगाएं तो उससे भी फैल सकता है। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क। अगर कोई मदर इन्फेक्टेड है, HIV वायरस से पीड़ित है, अगर उसका दूध बच्चे को पिलाया जाए तो उसके अंदर भी वो फैल सकता है। द वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV। ठीक है, और ये वायरस इन्फेक्टेड पर्सन के सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आने से भी फैल सकता है। ओके, अब आता है एडोलसेंट प्रेगनेंसी। एडोलसेंट प्रेगनेंसी क्या होती है? ओके, लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का। यू माइट बी नोइंग दैट इन आर कंट्री, कि हम आप जानते हो कि हमारी कंट्री में द लीगल एज फॉर मैरिज इज 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर बॉयज़। हमारी सरकार ने क्या कर रखा है, लड़कियों के लिए जो लीगल एज है वो 18 साल और लड़कों के लिए 21 ईयर्स कर रखी है। क्योंकि हमारी सरकार कोई पागल थोड़ी ना है, वो उन्होंने इसलिए कर रखा है क्योंकि अगर कम उम्र में शादी हो जाएगी तो कम उम्र में वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो जो हमारी सीखने समझने की उम्र है, मान लीजिए एक लड़की की शादी 14 या 15 साल की एज में कर दी गई, तो वो हमारी सीखने समझने की जो उम्र है, या तो वो अपना ध्यान रख ले या फिर वो अपने बच्चे का ध्यान रख ले, तो उसको वो किस तरीके से पाले। तो जो सीखने समझने की जो उम्र है वो चली जाएगी, और इससे क्या होगा, जो उसकी जो एगोनी है, इट ऑल्सो कर्टेल्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, उसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं एम्प्लॉयमेंट की वो चली जाएंगी। एंड मे कॉज मेंटल एगोनी एज शी इज़ रेडी फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदर। और क्या होगा, जो उसकी मेंटल एगोनी है वो भी प्रभावित होगी उससे, क्योंकि वो जो हमारे इससे देश का नुकसान होगा, हमारे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा इससे। क्योंकि वो जो मदरहुड है, मदरहुड एक बहुत ही अच्छी परिभाषा है, मातृत्व जिसको बोलते हैं मदरहुड, मातृत्व। ठीक है, ममता से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो जो उसका जो अच्छे तरीके से ध्यान रखना है उसको, वो जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनकी, उसको वो अच्छे से नहीं निभा पाएगी। ठीक है, तो उससे उसकी एगोनी भी प्रभावित होगी। तो इन सब चीज़ों के लिए सरकार ने एक एज बना रखी है, उसको ही एडोलसेंट प्रेगनेंसी बोला जाता है। ओके, अब समझ में आपको सब अच्छे तरीके से आ गया होगा। पूरा चैप्टर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो कैसी लगी मेरी वीडियो जो बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।